हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। एमपीपीएससी प्री 2025 की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम यूनिट 7 में स्टार्ट कर चुके थे, जिसके अंतर्गत हमने उपग्रह वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अनुवांशिक रोग, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, ये वाला चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखा करिए, जिससे क्या होगा कि वो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आएगा। कि वीडियो जो है वो ज्यादा, अगर हम देखें तो 11 से 12 मिनट के या मैक्सिमम 15 मिनट के होते हैं। बहुत छोटे होते हैं पर टॉपिक उसमें कंप्लीट भी हो जाता है। तो आप अगर एक वीडियो भी रोज सुनेंगे तो यूनिट 7 के ऐसे टॉपिक जहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं या आते ही आते हैं हर साल, तो वो आपके कंप्लीट भी होते जाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लगेगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने जो है वो इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले समझते हैं पारिस्थितिकी होता क्या है। तो वह विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीव और भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या होता है कि जितने भी जीव होते हैं उनका वातावरण के साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, वातावरण के साथ क्या क्रिया हो रही है। मतलब मान लो कि जो जीव है उनको तापमान कैसे प्रभावित कर रहा है, जो जीव है उनको जो है वो वर्षा कैसे प्रभावित कर रही है। तो वातावरण के साथ उनका जो है वो इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, वो अपने तापमान को जो है वो मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हैं। तो ये जो उनका आपस में अंतर क्रिया है, जो इंटरेक्शन है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। और जब इस पारिस्थितिकी तंत्र का हम अध्ययन करते हैं तो अब इसे हम पारिस्थितिकी बोलते हैं, इकोलॉजी। इकोलॉजी शब्द पहले नहीं आया था, पहले इकोलॉजी शब्द आया था। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नस्ट हैकल ने किया था 1869 में। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आता है इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र अभी मैंने समझाया। और इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो एजी टांसले ने किया था 1935 में। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, तो कल ही हम लोगों ने देखा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें कल हम अजैविक घटकों को समझ चुके थे। आज हमको देखना है जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत हम देखें तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। अपघटक कल मैं बता चुकी थी। आज हम देखते हैं उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। उत्पादक का मतलब क्या होता है, तो ऐसे जीव जो स्वयं अपना भोजन बना सकते हैं, स्वपोषी या प्राथमिक उत्पादक कहलाते हैं। तो ये खुद अपना भोजन बना सकते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा खुद अपना भोजन बनाते हैं। तो इन्हें हम उत्पादक कहेंगे। और जब पेड़ पौधे जलों में रहते हैं तो जलीय पेड़ पौधों को फाइटोप्लैंक्टन भी कहते हैं। तो ये दोनों ही क्या होंगे, उत्पादक होंगे। अब हम देखते हैं उपभोक्ता क्या होते हैं। तो उपभोक्ता तीन प्रकार से होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। मतलब क्या होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं जो अपने भोजन के रूप में इन्हें ग्रहण करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा बकरी और खरगोश। द्वितीयक उपभोक्ता क्या होते हैं, ऐसे उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करेंगे, उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता बोलेंगे। जैसे सांप है तो सांप खरगोश को खा सकता है, भेड़िया है तो बकरी को खा सकता है। तो ये द्वितीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता का मतलब है जो अपने भोजन के लिए इन दोनों पे डिपेंड करेंगे, चाहे वो प्राथमिक हो चाहे वो द्वितीयक हो। एग्जाम्पल में आएगा बाज और शेर। ये जो टॉपिक है वो बहुत, हमको ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, पर इससे क्वेश्चन आते हैं तो हम बहुत गलत हो जाते हैं क्वेश्चन कि उत्पादक क्या है, उपभोक्ता क्या है। फिर बहुत कंफ्यूजन होता है कि प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब क्या होगा, द्वितीयक में क्या आएगा। तो ये अच्छे से करना है। इसके बाद हम देखते हैं अपघटक, क्योंकि कल मैं बता चुकी थी कि अपघटक क्या होता है। ये क्या होते हैं, ये किसी जीवित जीव पे डिपेंड नहीं करते भोजन के लिए। ये जो होते हैं वो मृत मृत जो जीव होते हैं, सड़े गले पदार्थ होते हैं, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं अपघटक। ये क्या करते हैं, अपने शरीर से कोई ना कोई एंजाइम निकालते हैं और उन एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, वो पदार्थों को सरल रूप में तोड़ के उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल आएगा बैक्टीरिया और कवक। आगे बढ़ते हैं। 10% ऊर्जा का नियम। 10% ऊर्जा का नियम क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। बढ़ते पोषण स्तर में ऊर्जा का प्रगामी क्षय होता है। प्रत्येक पोषण स्तर के जीवों को अपने पिछले पोषण स्तर से 10% ऊर्जा की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे जैसे आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक से द्वितीयक, द्वितीयक से तृतीयक, तो हर लेवल पे जो है वो 10% ऊर्जा ही प्राप्त होगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं, उन्होंने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी को प्रोड्यूस किया। अब क्या, अगर पेड़ पौधे को खरगोश खाता है तो क्या पूरी 10,000 किलो कैलोरी खरगोश को मिल जाएगी, नहीं। उसे उस 10,000 किलो कैलोरी का मात्र 10% ही मिलेगा, मतलब कि 1,000 किलो कैलोरी जो है वो खरगोश को मिलेगी। अब खरगोश को अगर सांप ने खाया तो क्या सांप को पूरी 1,000 किलो कैलोरी मिल गई, क्या, नहीं।
उसको 1000 का 10% ही मिलेगा, मतलब 100 किलो कैलोरी ही उसको जो है वो ऊर्जा मिलेगी। फिर सांप को जो है वो बाज ने खाया, तो क्या बाज को 100 किलो कैलोरी मिलेगी? नहीं, उसको 100 किलो कैलोरी का फिर 10% मतलब 10 किलो कैलोरी मिलेगी। मतलब हम देख रहे हैं कि हर एक लेवल, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है वो एनर्जी जो है वो कम होती जा रही है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अगर जैसे पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधों ने 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी बनाई, तो क्या वो पूरी खरगोश को मिलेगी? नहीं, क्योंकि उन्होंने भी तो, उनकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस जो चलती होगी, जो वो श्वसन वगैरह में करते होंगे, तो उसमें भी तो एनर्जी का लॉस होता है, तो वो खरगोश को पूरी नहीं मिली। अब खरगोश में भी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चल रही है, तो वो पूरी एनर्जी सांप को मिलेगी कि नहीं? उसका मात्र 10% ही मिलेगा। तो समझना कि जैसे जैसे हम पोषण स्तर में ऊपर की ओर जाएंगे, वैसे वैसे जो है वो एनर्जी क्या होगी? कम होते जाएगी। मतलब हर एक लेवल पे मात्र 10% एनर्जी जो है वो अगले लेवल में ट्रांसफर होगी। इसे ही हम बोलते हैं 10% ऊर्जा का नियम। आगे बढ़ते हैं। अब आता है पारिस्थितिकी उत्पादकता, जिसे हम बोलते हैं इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी स्वपोषी पेड़ पौधे होते हैं हमारे पास, जो भी हमारे पास प्राथमिक उत्पादक होते हैं, वो क्या करते हैं? एक इकाई क्षेत्रफल में, एक इकाई समय में वो जितनी एनर्जी को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जितनी एनर्जी उनके अंतर्गत आ गई, वो क्या होगा? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। मतलब जितना वो प्रोडक्शन कर पा रहे हैं एक इकाई क्षेत्रफल में, एक इकाई समय में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी। अब ये जो इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी है, अगर हम इसे देखें, तो इसका जो मापन है वो हम दो रूपों में करते हैं। एक होता है सकल प्राथमिक उत्पादन और एक होता है शुद्ध प्राथमिक उत्पादन। सकल प्राथमिक उत्पादन का मतलब क्या होता है? इसमें जो प्राथमिक उत्पादक होता है, उसने क्या करा? जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, जैसे 10,000 किलो कैलोरी उसने ले लिया, तो वो सकल प्राथमिक उत्पादन है। क्या वो 10,000 किलो कैलोरी उसमें रहेगा क्या? नहीं, वो श्वसन में भी तो खर्च करेगा ना। तो शुद्ध प्राथमिक उत्पादक का मतलब है कि सकल प्राथमिक उत्पादन जितना भी किया, उसमें से श्वसन के द्वारा जो नष्ट की गई ऊर्जा है, अगर हम उसको घटा दें, तो वो क्या होगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादन होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है पोषण स्तर। पोषण स्तर मतलब होता है ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? वह बिंदु जहां आहार ऊर्जा का एक वर्ग के जीव से दूसरे वर्ग के जीव में स्थानांतरण होता है। कुछ नहीं है, ये बिंदु को हम जो है वो क्या बोलते हैं? पोषण स्तर। मतलब अगर हम प्राथमिक उत्पादक है, तो इसको खाया खरगोश ने, तो ये वाला क्या हो गया? प्राथमिक पोषण स्तर। ये क्या होगा? द्वितीयक हो जाएगा, ये तृतीयक हो जाएगा, ये चतुर्थक हो जाएगा। तो पोषण स्तर का मतलब वही है कि जहां पर क्या हो रहा है? एनर्जी का ट्रांसफर होते जा रहा है हर एक लेवल पे, भोजन का, एनर्जी का ट्रांसफर होते जा रहा है हर लेवल पे, तो वो लेवल क्या कहलाएगा? पोषण स्तर कहलाएगा। और जो अभी मैंने 10% ऊर्जा का नियम समझाया, वो यहाँ पे और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि 10,000 किलो कैलोरी है, तो खरगोश को मिली क्या? नहीं, इनको सिर्फ 1,000 किलो कैलोरी मिली। खरगोश से सांप को कितनी मिली? 100 किलो कैलोरी। मतलब हर एक लेवल पे क्या हो रहा है? 10% ही ऊर्जा मिल रही है आगे, आगे के स्तर को। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फूड चेन, खाद्य श्रृंखला क्या होती है? तो एक दूसरे को खाने वाले जीवों का अनुक्रमण ही फूड चेन होती है। कुछ नहीं है, अभी हमने समझा कि उत्पादक को उपभोक्ता खा रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक खा रहे हैं, तो वही एक चेन बना लेता है पूरा। घास को खरगोश ने खाया, खरगोश को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, तो ये एक पूरी चेन बन गई। इसी चेन को हमने क्या बोला? फूड चेन बोल दिया। अब ये फूड चेन जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है चारण खाद्य श्रृंखला, जिसे हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, और एक होती है अपरत खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला में हमेशा याद रखना है कि ऐसी श्रृंखला कहाँ से स्टार्ट होगी? तो ये प्राथमिक उपभोक्ता से स्टार्ट होगी। मतलब चरने वाले जीवों से जो है वो ये खाद्य श्रृंखला स्टार्ट होगी, चारण से। जैसे कि हम देखेंगे, घास है तो घास को टिड्डे ने खाया, टिड्डे को पक्षीगण ने खाया, पक्षीगण को बाज ने। तो ये खाद्य श्रृंखला जो है वो चरने वाले जीवों से स्टार्ट होगी। वहीं पर अगर हम अपरत खाद्य श्रृंखला की बात करें, तो ये खाद्य श्रृंखला मृत पड़े हुए जो जीव जंतु होते हैं, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं, वहां से ये श्रृंखला स्टार्ट होती है। जैसे कचरा है, तो इसको छोटे छोटे कीटों ने खाया, इन कीटों को छोटी छोटी मकड़ियां खाएगी, तो ये अपरत खाद्य श्रृंखला होती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल क्या होता है? तो किसी परितंत्र में एक दूसरे से संयोजित खाद्य श्रृंखलाओं का नेटवर्क। मतलब बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं को अगर हम मिला दें, तो उनसे ही क्या बन जाएगा? खाद्य जाल बन जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि खाद्य श्रृंखला सिर्फ एक ही प्रकार से तो नहीं चल सकती है ना। मतलब कि पेड़ पौधे को सिर्फ क्या खरगोश ही खाएगा क्या? नहीं, इस पेड़ पौधे को बकरी भी तो खा सकती है। अब बकरी को सियार ही खाएगा क्या? नहीं, बकरी को शेर भी खा सकता है, शेर सियार को भी खा सकता है। ठीक है, अगर पेड़ पौधे को चूहा खा रहा है, तो चूहे को खरगोश भी खा सकता है। नहीं, खरगोश तो प्राथमिक उपभोक्ता है। जैसे चूहा है, तो चूहे को सांप भी खा सकता है, सांप को बाज भी खा सकते हैं। तो बहुत सारी जो है वो फूड चेन से मिलके फूड वेब बन जाती है। इस प्रकार आज हमने यहाँ तक का कंप्लीट करा
कल का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम इकोलॉजिकल पिरामिड देखेंगे, जहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो कल हम वो वाला जो है वो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे कि कल ही हम बायोडायवर्सिटी स्टार्ट कर दें। अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए, जिस पे आपको वीडियो चाहिए, जिसके पास जिस टॉपिक पर आपके पास जो है वो नोट्स नहीं है या कंटेंट नहीं है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। तो उस टॉपिक पे हम जो है वो लेक्चर लेके आएँगे। यदि कोई यूनिट है जिसमें कोई टॉपिक आपको टफ लग रहा है, तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं। आप मेरे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।